Hello and welcome back everyone. In this video we are going to read the first chapter of class 6 geography और इस चैप्टर का टाइटल है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो हमें जानना पड़ेगा पहले तो अर्थ क्या है और दूसरा कि ये सोलर सिस्टम क्या है। तो एक रफली नॉलेज की अगर हम बात करें तो अर्थ वो प्लैनेट है जिस पे लाइफ सर्वाइव करता है। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट ऑन विच सो फार इट हैज़ बीन फाउंड दैट लाइफ इज़ पॉसिबल और द सर्वाइवल ऑफ लाइफ इज़ पॉसिबल। सोलर सिस्टम क्या है? तो सन और इसके आसपास के 8 प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, सैटेलाइट्स और कई सारी चीज़ें जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं सन के आसपास, दे आर ऑल सेड टू बी मेंबर ऑफ अ फैमिली एंड दैट इज़ द सन फैमिली। और इसी सन फैमिली को हम क्या कहते हैं? तो सोलर सिस्टम कहते हैं। आप इस पिक्चर को देख रहे हो, बीच में सेंटर में बिल्कुल सन है और बाकी जो 8 प्लैनेट्स हैं इसके आसपास, दे ऑल कंस्टिट्यूट अ फैमिली। जैसे आपके घर में एक सेंटर है, एक गार्जियन है और बाकी सारे लोग उनके आसपास रहते हैं, उनके कहे गए बातों को मानते हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। सिमिलरली ये जो 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के, एक तरह से ये सन की बातों को मानते हैं। सन इज़ द गार्जियन बिकॉज इट प्रोवाइड्स देम हीट एंड लाइट। सन गार्जियन है जो इनको हीट देता है, इनको लाइट देता है, इनको पकड़े रखता है, इन्हें ग्रेविटेशन के थ्रू रोके रखता है। तो यहाँ बात हो रही है कि ये कितना अच्छा नज़ारा होता है आकाश में सनसेट के बाद, सूरज डूबने के बाद। अगर आप देखोगे शाम के वक्त तो आपको 2 या 3 ब्राइट डॉट्स दिखाई देंगी, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा घिरता जाता है आपको ये नंबर ज़्यादा दिखाई देने लगेंगे। अगर पूरा का पूरा स्काई इन टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भरा हुआ हो तो आप देखोगे इनमें कुछ ब्राइट होते हैं जबकि कुछ डिम होते हैं। मतलब शाम के बाद जब आकाश में आपको टिमटिमाती हुई चीज़ें नज़र आएंगी तो किसी की रोशनी ज़्यादा होती है बल्कि किसी की रोशनी कम होती है। ऐसा लगता है जैसे कि स्काई जो है वो स्टडेड विद डायमंड्स, द स्काई भरा पड़ा हो डायमंड से। ये सभी के सभी ट्विंकल टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि इनमें से कुछ ही ट्विंकल कर रहे हैं। सभी के सभी ट्विंकल कर रहे हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स। जैसे कि मून की चमक हमेशा बनी रहती है बिना किसी टिमटिमाहट के, वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं आसमान में, स्काई में, जो कि बिना टिमटिमाहट के जलती रहती हैं। इन ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के साथ अगर हम बात करें तो आपको मून लगभग हर दिन दिखाई देता होगा। हर शाम ढलने के बाद आपको मून दिखाई देता होगा। हाँ, इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स। हालांकि ये अलग अलग समय पर, अलग अलग डिफरेंट टाइम्स पे ये डिफरेंट शेप और डिफरेंट पोजीशन पे होता है। अब फुल मून मतलब एक पूरा चांद या जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं, वो कब दिखाई देता है? तो 1 महीने के अंतराल पे। इट इज़ अ फुल मून नाइट और पूर्णिमा, इसे हम पूर्णिमा कहते हैं। इसके ठीक 14 दिनों के बाद, अ फोर्टनाइट लेटर, यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। इसके ठीक 14 दिनों के बाद ये बिल्कुल दिखना गायब ही हो जाता है और इसको हम कहते हैं अमावस्या और न्यू मून नाइट। इसके ठीक 14 दिन के बाद वो वापस अपने फॉर्म में आता है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फुल मून और पूर्णिमा। तो ये जो चक्कर है वो हमेशा चलता रहता है। अब आप ये भी सोचते होंगे कि अगर हम लोग मून को क्यों नहीं देख पाते, या बाकी जो ये ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स जो हमें रात के वक्त दिखाई देती हैं वो दिन के वक्त दिखाई क्यों नहीं देती? एग्जैक्टली इसके पीछे रीज़न यही है कि दिन के वक्त जो सन है वो एक तो हमसे काफ़ी नज़दीक है और इसका जो लाइट है वो इतना तेज़ है कि बाकी चीज़ें चाहे वो कितनी भी ब्राइट हो हम उन्हें देख नहीं पाते। बिकॉज द लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। अब अगर हम बात करें सेलेस्टियल बॉडीज़ की, तो ये सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या हैं या हेवनली बॉडीज़ क्या हैं? तो जैसा मैंने बताया कि स्पेस में जो कुछ भी चीज़ें हैं दे ऑल आर पार्ट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़। तो सन, मून या कोई भी ऑब्जेक्ट जो रात को हम देखते हैं अंतरिक्ष में या स्पेस में चमकते हुए, दे आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। अब कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं वो काफ़ी गर्म होती हैं और काफ़ी बड़े होते हैं। दे आर वेरी बिग एंड हॉट। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज। ये गैसेज से भरे और बने होते हैं।
इनका अपना हीट होता है, अपना लाइट होता है, जो कि ये बड़ी मात्रा में एमिट करते हैं, मतलब छोड़ते हैं। ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं? स्टार्स। मतलब स्टार्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ बताई गई। इनका अपना हीट होता है, इनका अपना लाइट होता है, और ये बहुत बड़े होते हैं। दे आर वेरी बिग एंड दे आर वेरी हॉट। सन भी एक स्टार है। मतलब ऐसा नहीं है कि सन सिर्फ एक स्टार है, बल्कि मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, और सन उनमें से एक स्टार है, जो कि क्योंकि हमसे काफ़ी नज़दीक है, हमसे सबसे नज़दीक है, इसलिए इसकी रोशनी और इसकी धूप हमें सबसे ज़्यादा समझ आती है। इसके बाद कह रहा है कि काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। मतलब अनगिनत ट्विंकलिंग स्टार्स हैं। दूसरे लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि अनगिनत सन हैं इस इन सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट। लेकिन हम उनका हीट या हम उनका लाइट सिर्फ इसलिए महसूस नहीं कर पाते क्योंकि वो हमसे बहुत से भी बहुत ज़्यादा दूर है। बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। हम उनके हीट या उनके लाइट को इसलिए फील नहीं कर पाते बिकॉज दे आर वेरी 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 फार फ्रॉम अस। ये हमसे बहुत ही ज़्यादा दूरी पर होते हैं। अब अगर हम बात करें, अगला टर्म है यहाँ पर कॉन्स्टिलेशन। अब ये कॉन्स्टिलेशन क्या है? तो कई बार ऐसा होता है कि तारे एक जगह जमा लगते हैं। इट सीम्स दैट दे आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न, इन अ स्पेसिफिक पैटर्न, और उस तारों के अरेंजमेंट को, उस तारों के झुरमुट को हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। उन्हें हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। तो कहा जा रहा है कि वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फाउंड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। आप देखोगे कि अलग अलग पैटर्न होता है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स का। इन्हें ही हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन। सप्तऋषि के बारे में आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना हो तो आप अपने पेरेंट्स, अपने गार्जियन से पता कर सकते हो इस बारे में, वो आपको कुछ ना कुछ जानकारी देंगे। तो ये जो उर्सा मेजर या बिग बियर, ये ऐसे ही कुछ कॉन्स्टिलेशन है। सबसे ईजिली पहचान में आने वाला, मोस्ट ईजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज द सप्तऋषि। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो योर। यहाँ वही कहा जा रहा है कि आप अपने पेरेंट्स, अपने गार्जियन से बात करो कि वो आपको कॉन्स्टिलेशंस आकाश में दिखा सके। अब एक और बात है कि एंशियंट टाइम में, पहले के ज़माने में, जब लोगों के पास मैग्नेटिक कॉम्पास या डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कॉम्पास नहीं हुआ करते थे, तो वो लोग डायरेक्शन कैसे पता करते थे? एक तो सन के डायरेक्शन से, और दूसरा पोल स्टार। ये जो स्टार्स थे, इनके थ्रू वो डायरेक्शन पता किया करते थे। एक ऐसा ही स्टार है पोल स्टार, जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही होता है। इसे नॉर्थ स्टार भी कहते हैं और पोल स्टार भी कहते हैं। ये हमेशा एक ही पोजीशन पे रहता है। तो इस पोल स्टार की मदद से हम सप्तऋषि को आसानी से ढूंढ सकते हैं। फिगर 1.1 में आपको दिखाया भी जा रहा है। आप देखोगे कि अगर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें पॉइंटर स्टार्स को और इसको एक्सटेंडेड फर्दर, इट विल पॉइंट टू द नॉर्थ स्टार। अब कुछ सेलेस्टियल, यहाँ तक तो हमने जाना स्टार्स के बारे में, कॉन्स्टिलेशन के बारे में, पोल स्टार के बारे में, सन के बारे में। अब जानना है प्लैनेट्स के बारे में। ये प्लैनेट्स क्या हैं? तो प्लैनेट्स वैसी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, वैसी हेवनली बॉडीज़ हैं जिनका अपना लाइट नहीं होता, which do not have light or heat of their own. They emit or they reflect the light which they receive from the stars. ये प्लैनेट्स या ग्रह जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, उनकी अपनी ऊष्मा नहीं होती, उनकी अपनी रोशनी नहीं होती। They do not have light or heat of their own. They just reflect the light or heat which they receive from the stars. तो यहाँ वही कहा जा रहा है कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। अब ये प्लैनेट वर्ड कहाँ से आया है? प्लैनेटाई से आया है, जिसका मतलब होता है वॉन्डरर्स। वॉन्डरर्स मतलब भटकते रहने वाला, घूमते रहने वाला। तो जिस अर्थ पे हम रहते हैं वो भी क्या है? ये भी एक प्लैनेट है। मतलब इसका अपना हीट और अपना लाइट नहीं है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार। अगर हम अर्थ को देखें एक ग्रेट डिस्टेंस से, तो ये हमें बिल्कुल वैसा ही नज़र आएगा जैसे हमें कोई चांद चमकता हुआ नज़र आता हो। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। इसके बाद एक और टर्म आता है, ये सैटेलाइट क्या है? तो जो किसी स्टार का चक्कर लगाए उसे तो हम प्लैनेट्स कहेंगे। अब जो किसी प्लैनेट के चारों ओर घूम रहा हो, द सेलेस्टियल बॉडी विच इज़
रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट। तो मून क्योंकि अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, सो इट इज़ कॉल्ड सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट्स भी दो तरीके के होते हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको। दे आर आइदर नेचुरल, जैसे एक हो गया हमारा खुद का मून, दूसरा विच साइंटिस्ट्स मेक और साइंटिस्ट्स डेवलप in order to enhance the system of communication, to enhance the system of mapping on earth. So for that scientists prepare artificial satellites. इनका मुख्य काम यही होता है कि अर्थ के विभिन्न घटनाओं, विभिन्न जानकारियों की सूचनाएं इकट्ठी कर सकें। तो यहाँ बात हो रही है कि ये अर्थ का एक कंपेनियन है और हमेशा इसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। हमारे अर्थ के तरह ही 7 और प्लैनेट्स हैं जिन्हें की हीट और लाइट मिलता है सन से। इनमें से कुछ एक का अपना मून भी है। जैसे अर्थ का अपना मून है, तो वैसे ही दूसरे प्लैनेट्स के भी मून हैं और नहीं भी हैं। अभी जैसे अगर हम बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लैनेट्स जिनके पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, तो सैटर्न और जुपिटर, इनके सैटेलाइट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि सोलर सिस्टम क्या है। तो अब तक हमने जाना क्या? हमने सन के बारे में जाना, 8 प्लैनेट्स के बारे में जाना, सैटेलाइट्स के बारे में जाना और कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ जैसे कि एस्ट्रॉइड्स हों, मेटियोराइड्स हों, ये सारे के सारे मिलाकर आखिर में क्या बनाते हैं? दे ऑल फॉर्म द सोलर सिस्टम। इस पिक्चर में आप देख सकते हो, आई कांट शो यू ऑन माई मोबाइल स्क्रीन, सॉरी। सो अपने बुक में देखोगे तो आप पाओगे कि ये जो सारा का सारा पिक्चर है, इट एक्चुअली कंस्टिट्यूट्स द सोलर सिस्टम। अब अगर हम इसके बाद बात करें तो जैसे कि हर फैमिली का एक हेड होता है, तो सन इस फैमिली का हेड है। वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। अब हम बारी बारी से बात करेंगे हर एक एस्पेक्ट की। सबसे पहला है सन। हमने पहले ही बताया कि सन सोलर सिस्टम के सेंटर में है। क्योंकि ये स्टार है तो काफ़ी बड़ा है, एक्सट्रीमली हॉट है और गैसेस से बना है। ये पुलिंग फोर्स, मतलब एक फोर्स लगाता है जो कि सारे के सारे सोलर सिस्टम को आपस में जकड़े हुए है। सन एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट और लाइट है सोलर सिस्टम का, मतलब कभी ना ख़त्म होने वाला या सबसे मेन सोर्स है हीट और लाइट दोनों का ही। लेकिन ये जो ट्रिमेंडस हीट है वो हमें इतना महसूस सिर्फ इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि सन हालांकि हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है, सबसे नज़दीक है हमारे, लेकिन फिर भी ये हमसे बहुत दूर है। इसकी दूरी अर्थ से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इट इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। अब अगर हम बात करें प्लैनेट्स की, तो हम तो ये पहले ही जान चुके हैं कि इनका अपना लाइट नहीं होता, इनकी अपनी हीट नहीं होती और इनके सैटेलाइट्स होते हैं। तो यहाँ 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में। हालांकि 2006 से पहले ही इनकी संख्या 9 हुआ करती थी, अब ये 8 है। प्लूटो को प्लैनेट की श्रेणी से हटा करके ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में अब जाना जाता है। तो सन से डिस्टेंस के आधार पे इनकी दूरी है। सबसे पहले है मर्क्यूरी, फिर है वीनस, फिर है अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस एंड देन द लास्ट वन इज़ और द फादर्स्ट वन इज़ द नेपच्यून। अब इसको याद करने का एक ट्रिक भी दिया जा रहा है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। हियर एम डिनोट्स व्हाट? मर्क्यूरी, वी डिनोट्स व्हाट? वीनस। और इस तरीके से उसने पूरे अरेंजमेंट से एक सेंटेंस बनाया है। अब अगर हम बात करें ऑर्बिट्स की, तो आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। अगर ये हमारा सन है तो इसके चारों ओर प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं एक फिक्स्ड पाथ पे। इन फिक्स्ड पाथ पे प्लैनेट्स हमेशा चक्कर लगा रहे होते हैं। एक प्लैनेट यहाँ, सेकंड वन इज़ हियर, थर्ड वन इज़ हियर एंड दिस इज़ द सन इटसेल्फ। तो आप देखते हो कि इनका एक फिक्स्ड पाथ है और ये इसी पर चक्कर लगाएंगे। ये प्लैनेट्स कभी भी अपने पाथ को छोड़ करके चक्कर नहीं लगा सकते, बिकॉज इन दैट केस एवरीथिंग विल कोलैप्स, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो अगर इस पिक्चर से समझ पा रहे हो तो इट इज़ सेम कि ये जो पाथ है इसे क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। मर्क्यूरी सबसे नज़दीक है सन के, तो इसे सन का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में सिर्फ 88 डेज लगते हैं। वीनस जो कि अर्थ का ट्विन कहा जाता है, इट इज़ कॉल्ड अर्थ ट्विन, क्योंकि इसका शेप और इसका साइज़ दोनों ही काफ़ी हद तक अर्थ के बराबर है। अभी हाल फिलहाल 2006 की बात है, प्लूटो को भी एक प्लैनेट ही कंसिडर किया जाता था,
हालांकि एक मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की जो मीटिंग हुई इसमें ये डिसीजन लिया गया कि प्लूटो किसी भी और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की तरह है और इसे अब ड्वार्फ प्लैनेट्स की श्रेणी में रखा जाएगा। अब अगर हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ के बारे में भला कौन नहीं जानता या भला कौन नहीं जानना चाहेगा। ये तीसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है। सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। दूसरे नंबर पे कौन सा प्लैनेट है? सैटर्न। मतलब जैसे जैसे सन से प्लैनेट्स की दूरी बढ़ती जाती है उनका साइज़ बड़ा होता जाता है। हालांकि नेपच्यून और यूरेनस पर ये बात लागू नहीं होती। मतलब जो बिगेस्ट प्लैनेट है दैट इज़ जुपिटर, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इज़ आवर सैटर्न एंड थर्ड लार्जेस्ट इज़ द अर्थ, फोर्थ इज़ वीनस। तो यहाँ बात हो रही है कि अर्थ थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है। इसका साइज आई वाज रॉन्ग, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन से और इसका साइज़ जो है वो पांचवा सबसे बड़ा प्लैनेट है अर्थ। ये स्लाइटली फ्लैटेंड है अपने पोल्स पे, इसलिए इसे जियोइड शेप का कहा जाता है। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप। मतलब ऐसा नहीं है कि अर्थ बॉल की तरह गोल है, ऐसा नहीं है कि अर्थ नारंगी की तरह चिपटा है। इट हैज़ इट्स ओन स्ट्रक्चर। ये पोल्स पे मतलब ऊपर, अगर हम इसे अर्थ माने तो ऊपर की तरफ ये चिपटा है, इस यहाँ पर ये चिपटा है। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द जियोइड स्ट्रक्चर। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो अर्थ इकलौता ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ सपोर्टेबल है, मतलब लाइफ एग्जिस्ट करता है। और अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। इस पे वाटर भी प्रेजेंट है, इस पे एयर भी प्रेजेंट है, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस, एयर में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो इन्हीं कारणों से अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो 2/3 सरफेस है वो वाटर से बना है, वाटर से भरा है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। तो ब्लू प्लैनेट क्या कहलाता है? अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, विच इज़ कॉल्ड द रेड प्लैनेट, मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट। इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी यहाँ का कहा जा रहा है कि लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यू कैन नॉट इवन इमेजिन दिस स्पीड कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो इस स्पीड से लाइट को पहुँचने में 8 मिनट लग जाते हैं। मतलब अगर कोई 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा हो तो वो 8 मिनट्स में सन से अर्थ तक पहुँच जाएगा। हाउ सरप्राइजिंग इज इट। ये काफ़ी सरप्राइजिंग है। और कुछ स्टार्स हमसे इतनी दूरी पर हैं कि वहाँ इस स्पीड से लाइट को पहुँचने में भी सालों लग जाते हैं। सो यू कैन जस्ट इमेजिन और यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि ये दूरी कितनी ज़्यादा है। इसके बाद अगर हम बात करें मून की, तो अर्थ का सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है और वो है मून। इसका जो डायमीटर है वो अर्थ का 1/4 है, मतलब 1/4 है ये साइज़ का। और ये इतना बड़ा हमें इसलिए नज़र आता है बाकी सेलेस्टियल बॉडीज़ से क्योंकि ये उनके कंपैरिजन में काफ़ी नज़दीक है। अगर हम बात करें सन की, तो सन जहाँ हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर था, ये जो मून है वो हमसे 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप खुद कंपेयर कर सकते हो अर्थ और सन की दूरी के बीच। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। अभी जैसे मून जो है वो भी अर्थ का, अब इफ़ यू सपोज दिस इज़ द अर्थ, तो मून भी एक चक्कर लगाता है अर्थ के चारों ओर और ये चक्कर 27 डेज़ में पूरा करता है। ये 27 डेज़ में एक चक्कर पूरा करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये अपने कोई भी प्लैनेट या कोई भी सैटेलाइट अपने एक्सिस पे भी घूमता है। आपने लट्टू देखा होगा, आपने टॉप देखा होगा, तो ये जो टॉप होता है कुछ ऐसा रफली, दिस इज़ द शेप ऑफ अ टॉप। तो ये अपने जगह पर भी घूमता रहता है और ये साथ में आगे भी बढ़ता रहता है। सो द मूवमेंट ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड व्हाट? इट इज़ कॉल्ड रोटेशन। और जो एक स्पेसिफिक पाथ पे जब ये चक्कर लगाए तो इट इज़ कॉल्ड रिवॉल्यूशन। तो कहा जा रहा है कि मून अर्थ का एक चक्कर 27 डेज़ में पूरा करता है। ये बिल्कुल उतना ही है जितना ये अपने जगह पर एक चक्कर लगाने में लेता है। एज अ रिज़ल्ट हम एक बार में मून का एक ही हिस्सा देख पाते हैं। ओनली वन साइड ऑफ मून इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। अभी मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। मून पर भी लाइफ के लिए कंडीशंस सूटेबल नहीं है। इस पे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डिप्रेशंस मतलब बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं, गड्ढे हैं। और
दीज कास्ट शेडोज ऑन मून सरफेस। अगर हम मून को देखेंगे तो इस पर कुछ धब्बे नज़र आते हैं, और यही धब्बे जो हैं वो क्या हैं, उसके सरफेस पे जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, चट्टान हैं, उनकी परछाई है। तो लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दिस शेडोज़ कहा जा रहा है। अभी यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया कि सैटेलाइट दो तरीके के हो सकते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट और दूसरा आर्टिफिशियल। तो ह्यूमन मेड सैटेलाइट वैसा ही आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। एग्जाम्पल्स हैं इनसेट, IRS, एड्यूसैट एट्सेट्रा। अब अगर हम इसके बाद बात करें तो एस्टेरॉइड्स के बारे में हमें जानना है। अब ये एस्टेरॉइड्स क्या हैं? तो प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के अलावा सन के आसपास या प्लैनेट्स के आसपास छोटे छोटे टुकड़े पत्थर जैसे घूम रहे होते हैं, और इन्हें एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। दीज आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज़। ये बिल्कुल छोटे छोटे टाइनी बॉडीज़ होते हैं जो कि सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हें एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। ये मार्स और जुपिटर के बीच पाए जाते हैं मुख्यतः। साइंटिस्ट का मानना है कि ये शायद किसी बड़े प्लैनेट के फटने के कारण जमा हो गए हों या आसमान में तैर रहे हों, और ये काफ़ी पहले, मेनी ईयर्स बैक, मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक। अब बात करते हैं हम मीटेरॉइड्स की। ये मीटेरॉइड्स क्या हैं? तो कुछ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटेरॉइड्स। ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं जो कि सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, इन्हें मीटेरॉइड्स कहा जाता है। कभी कभी ये जो मीटेरॉइड्स हैं वो अर्थ की तरफ आते हैं, अर्थ की तरफ गिरते चले जाते हैं, लेकिन क्योंकि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें फ्रिक्शन के कारण ये जलकर ख़त्म हो जाते हैं। तो ये पाउडर के फॉर्म में अर्थ पर गिर जाते हैं और डस्ट पार्टिकल्स के फॉर्म में अर्थ पे आ जाते हैं। इससे नुकसान नहीं होता। हालांकि कभी कभी ये जो मेटेरॉइड्स हैं, दीज मेटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विथ एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण, रगड़ के कारण ये ख़त्म हो जाते हैं जल करके, और ये एक लाइट प्रोड्यूस करते हैं। कभी कभी एक मीटियोर बिना जले भी आ जाता है, और इससे बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है अर्थ के लिए। तो डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियरली स्टारी नाइट? इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। अभी यहाँ पर गैलेक्सी की बात हो रही है। ये गैलेक्सी क्या है? तो क्लस्टर ऑफ स्टार्स मतलब कई सारे तारों के झुरमुट को गैलेक्सी कहा जाता है, और एक गैलेक्सी में कई सारे कॉन्स्टलेशंस होते हैं। तो गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेज। देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स। और ये कई सारी गैलेक्सीज मिला करके एक यूनिवर्स बनाती हैं। ये हमारे लिए इमेजिन करना भी मुश्किल है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, क्योंकि एक यूनिवर्स में ऐसे मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, और हर एक गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ कॉन्स्टलेशंस और मिलियंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स होते हैं। अब अगर हम बात करें, वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज, बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। अभी ये तो पता नहीं कि इसका साइज़ कितना बड़ा है, लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं, जो कुछ भी हम महसूस भी कर पा रहे हैं, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ दिस वास्ट एंड एवर एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। इसके बाद अगर हम बात करें, हालांकि अगर हम यहाँ पे बात करें कि शेप या साइज़ क्या है यूनिवर्स का, तो आप इस पिक्चर के थ्रू देख सकते हो कि अगर एक फुटबॉल ग्राउंड है, इफ़ सपोज देयर इज़ अ फुटबॉल ग्राउंड, देन अर्थ इज़ द साइज ऑफ अ स्मॉल क्रिकेट और टेनिस बॉल। अगर एक पूरा के पूरे स्टेडियम को हम यूनिवर्स माने, तो एक जो फुटबॉल है, वो एक जो टेनिस बॉल है, क्रिकेट बॉल है, सीजन बॉल है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली द साइज़ ऑफ द अर्थ। इस पिक्चर में भी यही कहा जा रहा है कि सबसे छोटा हिस्सा जो है वो क्या है? अर्थ है। अर्थ किससे बना? सोलर सिस्टम का पार्ट है। सोलर सिस्टम इज़ द पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, एंड मिल्की वे गैलेक्सी इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। तो इस चैप्टर में इतना ही। आई होप you understood the chapter. In our next coming videos, we will talk about another chapter, another videos. So till then, thanks and goodbye.